माँ जा बाबूजी से कह दे पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर ले। माँ जा बाबूजी से कह दे पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर ले, क्योंकि इस बार का टॉपर तेरा ही बेटा बनने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 फिजिक्स के ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो में हम आज फिजिक्स का ऑपरेशन करने वाले हैं। सभी चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे सभी को देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। कम समय में पूरा प्रश्न आपको देखने मिलेगा। तो देखिए, आज का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन से बनने वाले सभी प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रकाश कैसी तरंग है? तो दोस्तों, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है या अनुप्रस्थ तरंग भी है। प्रकाश क्या है दोस्तों? प्रकाश ऊर्जा का रूप है। निर्वात में प्रकाश का वेग होता है दोस्तों, निर्वात में 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश गमन करती है दोस्तों, प्रकाश गमन करती है सीधी रेखा में। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा क्या है? दोस्तों, चंद्रमा है अदीप्त पिंड। अदीप्त पिंड है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, जो पदार्थ प्रकाश उत्सर्जित करता है, जो पदार्थ खुद प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं, जैसे कि चंद्रमा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होते हैं। आपतन कोण किसके बराबर होते हैं? तो दोस्तों, परावर्तन के बराबर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है दोस्तों, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा या आभासी होता है। आगे देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा सीधा और समान यानी वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। नेक्स्ट प्रश्न है, दर्पण की सभी दूरियां दोस्तों, दर्पण की सभी दूरियां ध्रुव से मापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव यानी पोल, पी से सूचित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो दोस्तों, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयीय दर्पण। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट प्रश्न है, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। आपको याद रखना है, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल, गोलीय, परवलयीय। अब गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल, जहां से भर भर कर सवाल पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल दर्पण का फोकस दोस्तों, अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को दोस्तों, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल f से लिखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वक्रता त्रिज्या r बराबर क्या होता है? तो दोस्तों, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होता है, वक्रता त्रिज्या r बराबर 2f होता है, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, याद रखिएगा। और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी फोकस दूरी बराबर r/2, यानी f बराबर r/2 हो जाएगा। यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। ये दोनों बात आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। दोस्तों अवतल दर्पण की फोकस दूरी बोले, वक्रता त्रिज्या बोले, क्षमता बोले, कुछ भी बोले, अवतल दर्पण में आपको माइनस याद रखना है यानी ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण में आपको प्लस याद रखना है यानी धनात्मक। आपके बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? तो जितने भी प्रश्न पूछेंगे ना ऋणात्मक धनात्मक वाले, तो अवतल दर्पण हमेशा ऋणात्मक होंगे, उत्तल दर्पण धनात्मक होंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, क्षमता जो भी है सभी ऋणात्मक होंगे, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उसके बाद वक्रता त्रिज्या, क्षमता सभी धनात्मक होंगे। वस्तु दूरी, फोकस दूरी सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, अब समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? दोस्तों समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, आवर्धन बराबर यानी m बराबर फॉर्मूला होता है -b/u, -b/u। दोस्तों यहाँ पे -b/u का मतलब है प्रतिबिंब की ऊंचाई, और u का मतलब है यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई। नेक्स्ट प्रश्न है, दर्पण सूत्र क्या होता है? दोस्तों दर्पण सूत्र आपको याद रखना है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f होता है आपका दर्पण सूत्र। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों अवतल दर्पण द्वारा सीधा, उल्टा, छोटा, बड़ा ये सभी प्रतिबिंब बनता है। छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। दोस्तों उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सिर्फ सीधा बनता है, लेकिन छोटा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तल दर्पण का उपयोग। दोस्तों उत्तल दर्पण का उपयोग होता है साइड मिरर में, स्ट्रीट लाइट में, और स्ट्रीट लाइट में जो रोड के किनारे लाइट लगा होता है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, और गाड़ी के साइड मिरर में। क्योंकि उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे ड्राइवर पीछे से आने वाली गाड़ी को आसानी से देख पाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है दाढ़ी बनाने में, आँख, नाक, कान, दांत की जांच डॉक्टर के द्वारा में, और सोलर कुकर में। इन सभी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और एक याद रखिएगा शब्द हजामत बनाने में, यानी हजामत बनाने में मीन्स दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का ही किया जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है? जैसे कि आपको पता है निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक उसी प्रकार कांच में प्रकाश का वेग होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? दोस्तों किसका अपवर्तनांक कितना होता है ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है, और हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लेंस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? गोलीय लेंस, बेलनाकार लेंस। गोलीय सतहों से घिरा लेंस गोलीय लेंस कहलाता है, और बेलनाकार सतहों से घिरा लेंस बेलनाकार लेंस कहलाता है। आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है गोलीय लेंस। जैसे गोलीय दर्पण 2 प्रकार के थे, उत्तल और अवतल, जहाँ से भर भर के सवाल पूछा जाता है, ठीक उसी प्रकार गोलीय लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, जहाँ से क्या
भर भर के सवाल पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है गोलीय सतह से घिरा लेंस गोलीय लेंस कहलाता है और बेलनाकार सतहों से घिरा लेंस बेलनाकार लेंस कहलाता है। आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं। तो आगे प्रश्न है गोलीय लेंस। दोस्तों गोलीय लेंस दो प्रकार के होते हैं, अभी हम आपको बताए थे, उत्तल और अवतल। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? तो दोस्तों उत्तल लेंस, ध्यान से सुनिएगा, बीच में मोटा किनारे पर पतला होता है। यानी जो उत्तल लेंस होता है वो बीच में मोटा होता है, किनारे पर पतला होता है। अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस बीच में पतला, किनारे पर मोटा होता है। इन दोनों में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। उत्तल लेंस बीच में मोटा, अवतल लेंस बीच में पतला। यदि कोई पूछे तो गलती से अवतल लेंस बीच में मोटा, उत्तल लेंस बीच में पतला, ऐसे ऐसे हो जाता है। तो ध्यान से सुनिए, हम कुछ बात आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे जो उत्तल लिखा हुआ है, उत्तल लिखा हुआ है, तो उत्तल के बीच में आधा तो है। यहाँ पे उत्तल में बीच में देखिए आधा तो है, यानी यहाँ बीच में हम मोटा कर दिए हैं। ठीक है, उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है और किनारे पर पतला होता है। बस आपको इसी बात को याद रखना है कि उत्तल जब हम लोग लिखते हैं तो बीच में मोटा कर देते हैं आधा तो दे करके। कहने का मतलब ये है कि उत्तल लेंस बीच में मोटा होगा तो किनारे पर ऑटोमेटिक पतला हो जाएगा। अब अवतल लेंस पूछेगा तो अवतल लेंस में उत्तल लेंस का उल्टा बोलना है। अवतल लेंस में क्या होगा? बीच में पतला हो जाएगा, किनारे पर मोटा हो जाएगा। समझ में आया तो लाइक कर दो, नहीं आया कोई बात नहीं, डिसलाइक कर दो। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है लेंस सूत्र। दोस्तों लेंस सूत्र होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f। इसे आप ऐसे ध्यान रखिएगा, ये जो है ना, ये बटे का चिन्ह है। ठीक है, ये बटे का ही चिन्ह है, आपको हम बता दें, ये बटे का चिन्ह है। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 1/v - 1/u 1/u बराबर 1/f। ये होता है आपका लेंस सूत्र। याद रहे बीच में माइनस रहना चाहिए, यदि बीच में प्लस रखेंगे तो दर्पण सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आवर्धन यानी m बराबर क्या होता है? तो दोस्तों ये लेंस का आवर्धन है। एक ऊपर में हम आवर्धन देखे थे दर्पण का, जहां -v/u था, और ये है लेंस का आवर्धन। तो दोस्तों ये होगा v/u, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? दोस्तों फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को P से सूचित करते हैं और P बराबर फॉर्मूला होता है 1/f, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होगी 1d यानी 1 डायोप्टर। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस अगर है तो उसकी क्षमता 1 डायोप्टर होगी। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। हम अभी आपको पीछे में बता रहे थे कि उत्तल लेंस में कुछ भी पूछे वो प्लस में होता है और अवतल लेंस में कुछ भी पूछे वो माइनस में होता है। लेंस की बात करें या दर्पण की बात करें, दोनों में। ठीक है, अवतल लेंस की बात करें या अवतल दर्पण की बात करें, उसका फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या, क्षमता, वस्तु दूरी सभी माइनस में होगा और उत्तल लेंस का प्लस में होगा। इसे भी आप थोड़ा सा याद कर लीजिए मेरे तरीके से। सुनिए, उत्तल में 3.5 लेटर है। उत्तल में 3.5 लेटर है, बीच में आधा लेटर है ना, यहाँ उत्तल में 3.5 लेटर है, तो ये लंगड़ा हो गया ना। तो लंगड़ा जो है ना धन मांगने जाता है, गांव धन मांगने जाता है। धन मतलब धनात्मक। तो उत्तल लेंस बोले या उत्तल दर्पण बोले, समझ जाना है उत्तल है लंगड़ा और लंगड़ा आदमी कहाँ जाता है? धन मांगने। धनात्मक यानी प्लस का चिन्ह, बाकी अवतल ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए समझ में आया होगा आपको जरूर। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। याद कीजिए पीछे हम आपको बताए थे अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, जस्ट उसका अपोजिट यहाँ पे होता है। नेक्स्ट प्रश्न है लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों फोकस दूरी कहते हैं।
लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे छोटी एफ से लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है लेंस की सभी दूरियां, दोस्तों लेंस की सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। जैसे दर्पण की सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। और ध्रुव क्या होता है, तो दोस्तों दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव होता है। उसी तरीके से लेंस में भी लेंस का जो मध्य बिंदु होता है वो आपका प्रकाशीय केंद्र होता है। और लेंस की सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। दर्पण में ध्रुव और लेंस में प्रकाशीय केंद्र एक ही होता है। आगे है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या। दोस्तों लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। दोस्तों लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। दोस्तों एसआई मात्रक की बात करें तो एसआई मात्रक से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, आगे प्रश्न है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो दोस्तों साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। दोस्तों यहाँ भाग का चिन्ह का मतलब बटे है। साइन आई बटे साइन आर, इसे स्नेल के नियम के नाम से भी जाना जाता है। यदि ऐसे भी पूछे स्नेल के नियमानुसार क्या होता है, तो दोस्तों साइन आई बटे साइन आर होता है, यानी किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। नेक्स्ट प्रश्न को यदि देखा जाए तो नेक्स्ट प्रश्न है आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है। आपको पता है आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, और ऊंचाई दोनों मीटर में होता है, और मीटर मीटर कट ही जाता है तो यूनिट कुछ भी नहीं बचता है। तो आवर्धन का एसआई मात्रक कुछ भी नहीं होता है। और भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनका एसआई मात्रक नहीं होता है। आगे देखिए, आगे प्रश्न है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होता है। तो दोस्तों प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। दोस्तों आवर्धन का ऐसा मात्रक मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। और आपका आपेक्षिक आर्द्रता जो है, आपेक्षिक आर्द्रता का भी कोई मात्रक नहीं होता है। और आपका जो है घर्षण गुणांक, उसका भी कोई मात्रक नहीं होता है। आपेक्षिक घर्षण होता है शायद, उसका भी कोई मात्रक नहीं होता है। आपको बस इतना याद रखना है कि आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखें तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात से कम होता है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात से कम होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है 2.42, पीछे भी हम आपको बताए थे। नेक्स्ट प्रश्न है तारे टिमटिमाते हैं। दोस्तों तारे टिमटिमाते हैं वायुमंडलीय प्रकाशीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को क्या कहते हैं। तो द्वारक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है लेंस के बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। लेंस के बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। और एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, लेंस के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके नेक्स्ट चैप्टर से मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। चलिए अब देखते हैं इसके सभी प्रश्न को। मानव नेत्र का सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। दोस्तों मानव नेत्र का सबसे ऊपरी परत को दृढ़पटल एस्केलेरा कहते हैं, जो कि सफ़ेद रंग का होता है। आँख के बारे में विशेष तौर पर इस चैप्टर में पढ़ना होता है। तो आँख से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं पहले उसे ही हम देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एस्केलेरा के सामने झिल्ली वाले भाग को क्या कहते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात, मानव नेत्र का सबसे ऊपरी परत को दृढ़पटल या एस्केलेरा कहते हैं, जो सफ़ेद कलर का होता है। आगे प्रश्न है एस्केलेरा के सामने झिल्ली वाले भाग को क्या कहते हैं। तो दोस्तों कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए इससे क्या क्या प्रश्न बनते हैं। दोस्तों वस्तु से आने वाला प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है कॉर्निया से होकर। कॉर्निया से होकर ही नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है।
आगे है आँख का कौन सा अंग दान दिया जाता है? तो दोस्तों कोर्निया आँख का ऐसा अंग है जिसे दान दिया जाता है। आगे है कोर्निया के पीछे वाले छिद्रपट को क्या कहते हैं? तो दोस्तों कोर्निया के पीछे वाले छिद्रपट को आइरिस या परिताड़िका कहते हैं, परिताड़िका कहते हैं। कोर्निया के पीछे वाले छिद्रपट को आइरिस या परिताड़िका कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है आँख का रंग निर्धारित होता है आइरिस द्वारा यानी परिताड़िका द्वारा आँख का रंग निर्धारित होता है। दोस्तों किसी का आँख भूरा काला जो होता है वो आइरिस के द्वारा ही होता है। कलर यदि हम आँख का बताते हैं तो वो आइरिस के रंगों को ही देखकर। आइरिस के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आइरिस के मध्य भाग को पुतली या नेत्र द्वार कहते हैं। आइरिस के मध्य भाग को यानी बीचों बीच में जो एक पॉइंट होता है गोल सा, ठीक है, जिसे हम लोग पुतली कहते हैं, आँख के बीचों बीच में होता है। आगे प्रश्न है आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं? दोस्तों आइरिस के पीछे वाली परत को सिलियरी पेशियां या पक्षमाभी पेशियां भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आँख में एक उत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। आँख में एक उत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। और आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आँख में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस। या फिर आँख कैसे कार्य करता है? तो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, याद रखिएगा। आँख के सबसे भीतरी भाग को क्या कहते हैं? दोस्तों आँख के सबसे भीतरी भाग को रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। आँख के सबसे भीतरी भाग को, यहीं पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना में यानी दृष्टिपटल में। सामान्य नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी होती है। दोस्तों सामान्य नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य नेत्र के लिए अधिकतम दूरी। दोस्तों सामान्य नेत्र के लिए अधिकतम दूरी अनंत होता है और सामान्य नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। इन दोनों प्रश्न का अर्थ क्या हुआ? दोस्तों सामान्य नेत्र का मतलब हुआ सामान्य नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर यानी आँख से 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को हम लोग आसानी से देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर से जब दूरी घटने लगेगा तो वस्तु धुंधला दिखाई देने लगेगा। और बात करें सामान्य नेत्र के लिए अधिकतम दूरी तो अनंत होता है यानी हम अनंत पर रखी हुई वस्तुओं को भी देख सकते हैं यदि सामने में कोई रुकावट ना आए तो। यानी अधिकतम दूरी अनंत है, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी हुई वस्तु को नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन दृष्टि दोष मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष यानी दीर्घ दृष्टि दोष। वैसे दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। तो दोस्तों यदि आपके एग्जाम में पूछे कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं तो 4 प्रकार के। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः शब्द लगने के बाद 2 आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है जिस दृष्टि दोष में सिर्फ निकट का वस्तु दिखता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया इंग्लिश में कहते हैं। जिस दृष्टि दोष में सिर्फ निकट का वस्तु दिखे उसे निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया कहते हैं। और इस दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के सामने बनता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि किस दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है, तो निकट दृष्टि दोष में। नेक्स्ट प्रश्न है जिस दृष्टि दोष में सिर्फ दूर का वस्तु दिखे तो उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। यानी आपका हो जाएगा जिस दृष्टि दोष में सिर्फ दूर का वस्तु दिखे उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं यानी हाइपरमेट्रोपिया, ऐसा ही कुछ बोलते हैं इंग्लिश में। और इसमें जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बनता है। जिस दृष्टि दोष में सिर्फ वस्तु दूर की वस्तु दिखे वो होता है दूरदृष्टि दोष, यानी इसमें प्रतिबिंब जो बनता है रेटिना के पीछे बनता है हाइपरमेट्रोपिया में। नेक्स्ट प्रश्न है जिस दृष्टि दोष में निकट और दूर रखे वस्तु ना दिखे, यानी निकट का भी वस्तु ना दिखे और दूर का भी वस्तु ना दिखे,
तो उसे कहते हैं जरा दृष्टि दोष और ये अक्सर बुढ़ापे में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस दृष्टि दोष से मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, जिस दृष्टि दोष से मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है वो होता है आपका अबिंदुकता, अस्टिग्मैटिज्म कहते हैं इसको इंग्लिश में, अबिंदुकता। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों ये चारों दोष हम लोग देख लिए, ठीक है। अब देखते हैं इन चारों दोष को कैसे दूर किया जाता है। बात करें निकट दृष्टि दोष का, दोस्तों निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस द्वारा, दूर दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस के द्वारा। यानी यदि कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसे अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है, और यदि कोई व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसे उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। याद रहे जो दोष है वही दिखता है। निकट दृष्टि दोष है तो निकट का वस्तु दिखेगा, दूर का वस्तु नहीं दिखेगा। दूरदृष्टि दोष है इसका मतलब दूर का वस्तु दिखेगा, निकट का नहीं दिखेगा, याद रखिएगा। आगे है जरा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। दोस्तों जरा दृष्टि दोष दूर किया जाता है बाइफोकल लेंस के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, आगे है अबिंदुकता। अबिंदुकता दूर किया जाता है बेलनाकार लेंस के द्वारा। इन चारों पॉइंट को आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न 100% बन जाते हैं। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस, अबिंदुकता में बेलनाकार लेंस। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रिज्म। प्रिज्म बना होता है, दोस्तों प्रिज्म कांच का बना होता है। प्रिज्म में सतहों की संख्या, दोस्तों प्रिज्म में 5 सतह होते हैं, जिसमें 2 सतह त्रिभुजाकार और 3 सतह आयताकार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है श्वेत प्रकाश के 7 रंग को अलग अलग करता है, यानी श्वेत प्रकाश के 7 रंग को अलग अलग कौन करता है, तो दोस्तों प्रिज्म करता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बाद पर्दा पर 7 रंग की पट्टी को क्या कहते हैं। यानी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बाद जो एक पट्टी पर 7 रंग बिखेर जाते हैं उस पट्टी को क्या कहते हैं, तो दोस्तों वर्णपट कहते हैं। वर्णपट मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। वर्णपट मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध वर्णपट और अशुद्ध वर्णपट, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। दोस्तों किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। और किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। आगे बात करें किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो दोस्तों लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। याद रखिएगा सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है। यदि कोई व्यक्ति आपको अधिक तंग करे, तरंगदैर्घ्य मतलब तंग करे, ठीक है, तो मार कर देना है लाल। तो अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है, कम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का होता है, और कम तंग करे तो बैगन खिला देना है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहीं से किस रंग यानी किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, दोस्तों प्रकीर्णन नीला रंग का सबसे अधिक होता है, पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है एक एंगस्ट्रम का मान। दोस्तों एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रम का मान। आगे प्रश्न है अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है। दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है काला। स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है प्रिज्म के द्वारा, पीछे भी बताए थे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है खतरे के निशान में प्रयोग होता है लाल रंग का, यानी लाल रंग का जो है ना प्रयोग खतरे के निशान के रूप में किया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा रेलवे स्टेशन पे भी और आपके खेत में लाल कपड़ा रख दिया जाता है, जिसका अर्थ ये होता है कि यहाँ पे खतरा है, यानी जहर वगैरह जब दिया जाता है खेतों में तब लाल कपड़ा का झंडा गाड़ दिया जाए। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा। दोस्तों इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा बैगनी रंग का होता है, और यदि बात करें इंद्रधनुष में बीच का रंग, तो दोस्तों बीच का रंग हरा होता है। 7 रंग होते हैं, आपको पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत आवेश। दोस्तों विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश।
नेक्स्ट प्रश्न है समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश मीन्स प्लस प्लस, ठीक है, प्लस प्लस यदि बात करें तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आगे प्रश्न है आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। दोस्तों हम लोग एंट्री मार चुके हैं तीसरा चैप्टर विद्युत धारा में, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों आवेश यानी क्यू से सूचित करते हैं आवेश को। आवेश बराबर फॉर्मूला होता है I गुना टी होता है ये आवेश का फॉर्मूला। I मतलब विद्युत धारा, T मतलब समय। याद रखिएगा, आगे न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा इन सभी फॉर्मूला को ध्यान से यदि आप रखते हैं तो। नेक्स्ट है विद्युत धारा यानी I बराबर क्या होगा। तो दोस्तों I अगर आपको निकालना है इस T को उस पार भेज देंगे, गुना में है तो भाग में हो जाएगा, Q/T हो जाएगा। ये दोनों फॉर्मूला में से आप एक याद रखिए, काम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है विभवांतर भी बराबर फॉर्मूला होता है W/Q। W से हो गया आपका वर्क कार्य और Q से हो गया आपका आवेश। वैसे भी बराबर IR भी होता है ओम के नियम से, आगे बताएंगे। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम। और प्रतिरोध यानी R बराबर होता है V/I। यहीं से आपका होता है V/IR भी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है शक्ति यानी P बराबर फॉर्मूला होता है W/T यानी कार्य बटे समय। और या इसका होता है P बराबर एक फॉर्मूला और V स्क्वायर बटे R ये भी होता है P बराबर फॉर्मूला और P बराबर होता है W/T। आगे प्रश्न है 1 वाट। दोस्तों 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति 1 सेकेंड। 1 जूल प्रति 1 सेकेंड, जे मतलब जूल है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। दोस्तों प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन होता है, याद रखिएगा, श्रेणी क्रम में होगा R1 + R2 + R3 और प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। याद रखिएगा ये बटे में होगा, समांतर क्रम में 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होगा ये समांतर क्रम में। आगे प्रश्न है 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है। दोस्तों 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु का आंतरिक गुण होता है जिसे घर्षण द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश तथा ऋण आवेश। आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। गति के लिए मुक्त धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है और ऋणावेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाती है, याद रखिएगा। आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। नेक्स्ट पॉइंट है एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश रहता है। आगे प्रश्न है एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विभव कहते हैं। विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट को। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। पृथ्वी का जो विभव है उसे शून्य माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है 2 विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। 2 विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। इसे वोल्ट मीटर से मापा जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है विभवांतर के अधीन आवेश के प्रभाव को विद्युत धारा कहते हैं और इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इसे ए मीटर से मापा जाता है, यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और इसे ए मीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रतिरोध का एसआई मात्रक। दोस्तों प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ओम के नियम में चालक का ताप अचर रहता है। ओम के नियम में चालक का ताप अचर रहता है। ओम के नियम के अनुसार V बराबर आई आर होता है। V बराबर आई आर होता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है ए मीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। आगे प्रश्न है चालक पदार्थ के इकाई अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद वाले इकाई लंबाई के खंड का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा आपका ये दिया हुआ है। आगे है अतिचालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध एक विशेष ताप के नीचे शून्य हो जाता है। इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा। आगे गतिशील इलेक्ट्रॉनों का परमाणुओं से बारंबार टक्कर के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में अंतरण होता है। आगे है धारा के प्रभाव से ऊष्मा में अंतरित ऊर्जा का परिमाप यानी Q बराबर आई स्क्वायर आर टी जूल सूत्र से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। आगे प्रश्न है 1 सेकेंड में किसी विद्युतीय उपकरण द्वारा उपभोक्त विद्युत ऊर्जा को उस उपकरण की विद्युत शक्ति कहते हैं। आगे है 1 HP यानी अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट, यानी 1 HP यानी हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। आगे प्रश्न है विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है। दोस्तों विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। आगे है 1 किलोवाट घंटा को एक यूनिट में कैसे व्यक्त करते हैं, यानी 1 किलोवाट घंटा को एक यूनिट में अगर कहे तो वो होता है आपका 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। आगे है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आगे का, देखिए ध्यान से। विद्युत बल्ब के तंतु टंगस्टन धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। आगे प्रश्न है विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है ताकि टंगस्टन का वाष्पन ना हो। आगे है विद्युत फ्यूज सुरक्षा की एक युक्ति है। विद्युत फ्यूज सुरक्षा की एक युक्ति है। आगे प्रश्न है विद्युत फ्यूज तांबा तथा टीन के मिश्र धातु से बना होता है, यानी विद्युत फ्यूज जो होता है वो तांबा तथा टीन के मिश्र धातु से बनाया जाता है। आगे प्रश्न है विद्युत ताप उपकरणों में नाइक्रोम तार का उपयोग व्यापक तौर पर किया जाता है। आगे है मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग 30,000 ओम होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग 30,000 ओम होता है। चलिए अब देखते हैं इसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं देखिए। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। कहने का मतलब यह है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। आगे है विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक। दोस्तों विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। आगे है विभवांतर का एसआई मात्रक। दोस्तों विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अब विद्युत वाहक बल का भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, याद रखिएगा। आगे है ओम के नियम के अनुसार क्या होता है। तो दोस्तों V बराबर आई आर होता है। V बराबर आई आर होता है या फिर R बराबर V/I भी बोल सकते हैं। आगे प्रश्न है मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। तो दोस्तों 30,000 ओम। मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग 30,000 ओम होता है। वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है ओम को। वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है ओम को, यानी आपका हो गया ओम बराबर जो फॉर्मूला होता है V बराबर आई आर, वहीं से है ये। आगे प्रश्न को देखिएगा। आगे प्रश्न है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है प्रतिरोध। आगे प्रश्न है 10 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों प्रतिरोध यहाँ पे पूछा गया है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाता है आपका
484 ओम। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों प्रतिरोध निकालने का यहाँ पे? तो R बराबर होता है आपका V स्क्वायर बटे W होता है। V स्क्वायर यानी V है 220, 220 का यदि आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 48400 हो जाएगा, और बटे में W का मान कितना? 100, 100 रखने से ये 00 से 00 कट जाएगा तो बचेगा 484। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 25 वाट। 25 वाट। आगे देखिए शक्ति कितनी होगी? 25 वाट, और शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा धारा का मान 0.4 एम्पियर। 0.4 एम्पियर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V, प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध क्या होता है? तो दोस्तों V बराबर आपका R बराबर V बटे I हो जाएगा, या V बराबर IR हो जाएगा। ये गुना करेंगे ना, R के नीचे 1 है, कोना कोनी गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा V बराबर IR। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। ये ओम का चिन्ह है और ये मीटर का ओम मीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विद्युत हीटर का कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है और 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ है, तो जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा? यानी विद्युत धारा मतलब क्या? आपको आई का मान बताना है, और आपको पता है आई बराबर क्या होता है? आई बराबर होता है V बटे आर। V बटे आर, आर मतलब प्रतिरोध, यानी V का मान दिया है 220 हो जाएगा, अब बटे में हो जाएगा R यानी प्रतिरोध ओम यानी 55। यदि आप इसे भाग देंगे तो आपका ये कट जाएगा 4 बार में, यानी 4 एम्पियर, और I मतलब विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसके सभी पॉइंट को पहले हम देख लेते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट है, विद्युत धारा का चुंबक पर प्रभाव प्रदर्शित करने वाला प्रयोग ऑस्टेट का प्रयोग कहलाता है। धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारा की दिशा में संबंध होती है। इसे मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, परिनालिका में रखी नरम लोहे की छड़ धारा के कारण चुंबकित होकर विद्युत चुंबक बन जाती है। विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक होता है, यानी विद्युत चुंबक जो होता है वो क्या होता है? तो अस्थायी चुंबक होता है। आगे है, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा की जानकारी फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से प्राप्त होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से क्या प्राप्त होता है? तो चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा प्राप्त होता है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। आगे है, यदि दो समानांतर तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो तो उसमें परस्पर आकर्षण होता है, और धारा विपरीत दिशा में बहती है तो इनमें प्रतिकर्षण होता है। यानी एक ही दिशा में धारा बहेगा तो आकर्षण, और विपरीत दिशा में प्रतिकर्षण होगा। आगे है, विद्युत मोटर की क्रिया धारा पर चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है विद्युत मोटर की प्रक्रिया। यानी विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। आगे विद्युत धारा एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का उपयोग होता है, और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का उपयोग होता है। आगे देखिए, आगे पॉइंट है,
परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र यानी फ्लक्स के कारण किसी चालक में धारा उत्पन्न होने की घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ये आपका परिभाषा हो गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। आगे है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से प्राप्त होती है। आगे चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। जब कभी विद्युत चुंबकीय प्रेरण से किसी परिपथ में धारा उत्पन्न होती है तो उसकी दिशा होती है कि वह उस कारण का ही विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम कहते हैं। दोस्तों लेंज का यदि नियम पूछा जाए तो ये लेंज का नियम है जो यहाँ पे अभी हम बताएं आपको। नेक्स्ट प्रश्न है डायनेमो। दोस्तों डायनेमो जो है, डायनेमो क्या करता है? तो दोस्तों विद्युत मोटर का अपोजिट कार्य करता है डायनेमो। दोस्तों डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऐसा डायनेमो जिससे यहाँ पे कुछ मिट गया है दोस्तों। ऐसा डायनेमो जिससे धारा प्राप्त होती है डीसी डायनेमो कहलाती है, यानी डीसी, ठीक है, डीसी धारा। ऐसा डायनेमो जिससे डीसी धारा प्राप्त होती है उसे डीसी डायनेमो कहते हैं। दोस्तों डायनेमो से दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों प्राप्त होती है, यानी एसी और डीसी दोनों प्रकार की धारा डायनेमो से प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न, दिक् परिवर्तक के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। बदलने की क्रिया दिष्टीकरण रेक्टिफिकेशन कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, प्रत्यावर्ती धारा का जो स्रोत है सर्वाधिक उपयोगी धारा स्रोत होता है। आगे है 220 वोल्ट वाले तार को जीवित तार, 220 वोल्ट वाले तार को जीवित तार तथा पृथ्वी के संपर्क में रहने वाले तार को उदासीन तार कहते हैं। आगे प्रश्न है घरेलू उपयोग के लिए विद्युत 220 वोल्ट पर उपलब्ध रहती है, यानी हमारे घरों में जो विद्युत होता है वो 220 वोल्ट पर होता है। आगे है 15 एम्पियर के लाइन को पावर लाइन तथा 5 एम्पियर के लाइन को घरेलू लाइन कहा जाता है, यानी 5 एम्पियर के लाइन को घरेलू लाइन कहा जाता है और 15 एम्पियर के लाइन को पावर लाइन कहा जाता है, याद रखिएगा। विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। चलिए अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। दोस्तों इसका पहला ऑब्जेक्टिव है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, पीछे भी हम आपको बताए थे। आगे प्रश्न है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, अभी बताए थे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो जिसे जनित्र भी कहते हैं, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। आगे है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया? दोस्तों फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया था। नेक्स्ट प्रश्न है घरेलू वायरिंग। घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, गर्म तार जिसे जीवित तार कहते हैं, ठंडा तार जिसे उदासीन तार कहते हैं जो भू संपर्कित रहता है, और तो इसमें क्या हो जाएगा जीवित तार, गर्म तार और ठंडा तार। इसमें से क्या बोल रहा है कि इन तारों के रंग होते हैं, यानी इन तारों का रंग बताना है। तो दोस्तों जो आपका गर्म तार यानी जीवित तार होता है वो लाल होता है, और जो आपका उदासीन तार होता है वो आपका काला होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे अर्थ वाला है, एक बात यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अर्थ तार। तो दोस्तों जो गर्म तार होगा वो लाल होगा, जो ठंडा तार होगा वो काला होगा, और जो अर्थ तार होगा यानी जो भूमि में रखा जाता है भूयोजित तार वो आपका हरा होता है, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है? तो दोस्तों बल की दिशा का संकेत करता है, पीछे बताए थे। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है। दोस्तों घरेलू उपयोग के लिए 220 वोल्ट और 50 एचजेड पर धारा की आपूर्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। एक वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जा रही है, कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी केंद्र पर। आगे है एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों को। आगे है डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दोस्तों दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों धारा डायनेमो से प्राप्त होता है। दिष्ट धारा को डीसी
कहते हैं और प्रत्यावर्ती धारा को एसी कहते हैं, यानी डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट ये दोनों प्राप्त होता है डायनेमो से। डायनेमो को जनरेटर भी कहते हैं। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, किसी कुंडली का प्रतिरोध यानी आर निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है आर बराबर भी बटे आई। पीछे कई बार बता चुके हैं। आर बराबर भी बटे आई होता है, या फिर भी बराबर आई आर होता है, भी बराबर आई आर होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है ऊर्जा के स्रोत। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है? ऊर्जा का स्रोत। इसके सभी पॉइंट को देख लेते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। ऊर्जा का उत्तम स्रोत वह होता है जो प्रति इकाई आयतन तथा प्रति इकाई द्रव्यमान अधिक कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। दोस्तों जीवाश्म ईंधन जो है वो ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। अब जीवाश्म ईंधन में कौन कौन आते हैं दोस्तों? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस ये जीवाश्म ईंधन होते हैं, जिसमें लकड़ी भी शामिल होते हैं। आगे है तापीय विद्युत संयंत्र में प्रायः कोयला तथा तेल का उपयोग किया जाता है। जल विद्युत संयंत्र द्वारा जल की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। पेड़ पौधे तथा जानवरों के शरीर में उपस्थित जैव पदार्थ को जैव मात्रा या बायोमास कहते हैं। आगे प्रश्न है लकड़ी की तुलना में चारकोल अच्छा ईंधन होता है। बायोगैस मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एवं हाइड्रोजन सल्फाइड गैसों का मिश्रण होता है। बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन है, जिसकी उपस्थिति लगभग 75% है। पूछा जाएगा कि बायोगैस में मीथेन कितना परसेंट होता है, तो दोस्तों 75%। गोबर तथा जल के गाढ़ा घोल को कर्दम यानी स्लरी कहते हैं। वह युक्ति जो पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है पवन चक्की कहलाता है, यानी पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदले उसे पवन चक्की कहते हैं। सौर ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। दोस्तों नवीकरणीय और अनवीकरणीय में क्या अर्थ होता है? दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वह ऊर्जा स्रोत होता है जो भविष्य में समाप्त नहीं होगा, और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वह होता है जो भविष्य में समाप्त हो सकता है। तो दोस्तों सौर ऊर्जा यानी सूर्य की बात कर रहा है, वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, वो कभी समाप्त नहीं होगा। आगे है सौर स्थिरांक का मान होता है 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, पीछे भी हम बताए थे फर्स्ट चैप्टर में। आगे प्रश्न है सौर सेल बनाने के लिए अर्धचालक सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, यानी सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सौर पैनल में काफ़ी संख्या में सौर सेल संयोजित रहते हैं। समुद्र से प्राप्त होने वाली ऊर्जाओं में ज्वारीय ऊर्जा, तरंगीय ऊर्जा और महासागरीय तापीय ऊर्जा प्रमुख हैं। पृथ्वी की संरचना 3 परतें होती है। पृथ्वी की संरचना में 3 परतें होती है। कौन कौन से होते हैं आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो भूपर्पट्टी, प्रावार और कोर, ये 3 परतें होती है पृथ्वी की संरचना में। चलिए अब देखते हैं इसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। दोस्तों पहला प्रश्न है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक भी जूल होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। इन सभी एसआई मात्रक को याद रखिएगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो दोस्तों CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है सूर्य वास्तविक स्रोत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है सौर, दोस्तों 3 के बाद 4 आता है, यहाँ 5 है, एक प्रश्न कट गया है। सौर प्रकाश वोल्टीय सेल में सौर ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करता है? तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा में। सोलर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? सौर ऊर्जा का। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? दोस्तों ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है प्राकृतिक गैस नवीकरणीय स्रोत है। आगे प्रश्न है सौर जल उष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है। कब? तो बादलों वाले दिन में। नेक्स्ट प्रश्न है सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः किस रंग से पेंटेड होता है? दोस्तों काला रंग से होता है। सौर पैनल बनाया जाता है। अनेक सौर सेलों को संयोजित करके सौर सेल बनाया जाता है, जिसमें सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। एलपीजी का मुख्य अवयव है। दोस्तों एलपीजी का मुख्य अवयव है नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन। वैसे ब्यूटेन और प्रोपेन होता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? दोस्तों डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों सीएनजी का नहीं किया जा सकता है, जबकि एलपीजी, बायोगैस और कोयला का किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है यूरेनियम। आगे प्रश्न है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है आपका सूर्य। आगे है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो दोस्तों ये होगा स्थितिज ऊर्जा में। आगे प्रश्न है, नेरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये है आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश में है नेरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र।